हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी बुनियाद आपका चल रहा है बेसिक टू एडवांस एंड इसमें हम बात करने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी 9, जिसमें फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था लोकतंत्र क्या और क्यों, वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी, हम समझ चुके हैं। तो लास्ट जो क्लास था आपका थोड़ा सा लंबा था बिकॉज ऑफ अब क्लास 9 के बाद जो आपके टॉपिक्स है फ्रेंड्स वह थोड़े से लेंथी हैं और उनमें जो समझने का आपका पार्ट है, जो आपके क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट जो है अब वह थोड़े से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर 6, 7, 8 तक तो हमारी जो क्लासेस है वह छोटी थी बिकॉज ऑफ उसमें कॉन्सेप्ट कम था, लेकिन अब जो हमारी क्लासेस होंगी 9, 10, 11, 12 इसमें थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेशन होगा, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि सारी चीजों को ठीक तरीके से समझा जाए, बेसिक टू एडवांस हम कॉन्सेप्ट को समझे, क्वेश्चंस भी करें, तो समय तो हमें ऑब्वियसली देना होगा। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं संविधान निर्माण की। देखो, अभी तक हमने समझा कि लोकतंत्र क्या था, क्यों था, और एक देश में अगर लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो क्या वहां की सरकार मनमानी करने के लिए स्वतंत्र है? क्या ऐसा हमने लास्ट देखा था? नहीं, तो मनमानी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने उनकी तानाशाही, उनकी निरंकुशता को रोकने के लिए एक ऐसा लिखित दस्तावेज तैयार कर लिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तैयार कर लिया जिसमें हमने उसकी लिमिट सेट कर दी। अब हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले हैं कि आखिर भारत के संदर्भ में वह कैसे तैयार हुआ, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और क्या ऐसी बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक वैल्यूज हैं जो कि हमने अपनाए। और हम एक उदाहरण लेंगे साउथ अफ्रीका का। यहाँ पर कंटेंट ऑफ टेबल में देख लो कि आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्ट 1 चल रहा है, लोकतांत्रिक राजनीति, और इसमें की फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम जो सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कंप्लीट करेंगे एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक राइट, ये 3 चैप्टर और आपके जो है वह अब इस वीक में हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो पेन पेपर निकालो एंड नोट्स बनाना शुरू करो। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। देखो, साउथ अफ्रीका की हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि एक ऐसा फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे विश्व के सामने आता है कि जहां उसके पहले वहां की अव्यवस्थाओं के लिए एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका का लिया जाता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि नेल्सन मंडेला, अपार्थाइड लॉ एंड काफी सारे ऐसे वहां पर चेंजेस होते हैं। एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जिसमें अधिकार काफी ज्यादा दिए गए थे सिटीजन्स को, और उसके बाद हम इसको एज अ एग्जाम्पल, एज अ केस स्टडी पढ़ते हैं। हम पहले भी साउथ अफ्रीका की बात कर चुके हैं, तो यहां चर्चा कब करेंगे। ठीक है, रंग भेद, अपार्थाइड, वाई द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी चर्चा याद करो, पहले भी कर चुके हैं। संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? आई होप आप सभी को याद होगा संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम बात करेंगे इस ओवरऑल सिनारियो को समझने के बाद कि आखिर जब हम भारतीय संविधान पर आते हैं तो वह कैसे फ्रेम हुआ, वह कैसे डिजाइन हुआ, आखिर ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन से हमने शुरुआत कर दिया कि चलो अब जो है हम संविधान को इस रूपरेखा में ढालेंगे और ऐसे हमारे समाज के लिए उसका निर्धारण करेंगे। द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसकी राह रही शुरुआत की संविधान को निर्माण की। गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं आपको कहूं कि गाइडिंग वैल्यूज जो है वह क्या होनी चाहिए और हमारे संविधान में गाइडिंग वैल्यू कहां पर दी गई है, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट सेंटेंस क्या है? प्रियम्बल। ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, आई होप काफी सारे बच्चों को याद होगा। चलो शुरू करते हैं। ये चैप्टर आपको बताएगा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका एंड अपार्थाइड। ठीक है, फिर हम आते हैं अपना धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक संविधान है वह आखिर कैसे बना। हम सभी ने पढ़ा कि काफी समय तक जब यहाँ पर 80% नॉन वाइट थे, 80% फ्रेंड्स नॉन वाइट थे, अश्वेत थे, एंड 20% केवल, जो 20% है ये केवल यहाँ पर व्हाइट पीपल थे। लेकिन यहाँ पर जो शासन, जो गवर्न करने का राइट है, जो शासन चला रहा था वह कौन कर रहा था? व्हाइट पीपल कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका शासन था और 80% जो नॉन वाइट थे इन्हें बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया था। यहां तक हमने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं हम। इसके अलावा देखो कुछ और बातें मैं आपको याद दिलवा देती हूं जो लास्ट हमने पढ़ी हुई थी। आई होप बच्चों आप सभी को याद भी होगा
कितने स्टूडेंट को याद आ रहा है कि लास्ट हम ये पढ़ चुके हैं? देखो, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। शॉर्ट में लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, मैंने सुन लिया, वेरी गुड, ओके। सो इसमें देखो 2-4 बातें याद दिलाऊंगी, और जिसमें सबसे फर्स्ट देखो कि आपको पता होगा कि इसमें नेल्सन मंडेला जी की काफी भूमिका रही। नेल्सन मंडेला, इनके द्वारा जब अपार्थाइड लॉ का विरोध किया गया, जो रंगभेद की नीति थी, रंगभेद, नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, व्हाइट एंड नॉन व्हाइट जो पीपल हैं, व्हाइट एंड नॉन व्हाइट, श्वेत एंड अश्वेत, इन पे कैसे अंतर किए गए। लाइक नॉन व्हाइट को वोटिंग राइट्स नहीं थे, है ना, इनको क्या थे बच्चों, वोटिंग राइट्स जो थे वह नहीं दिए गए थे। अगर व्हाइट लोगों के एरिया में इनको जाना होता था तो नॉन व्हाइट को एक परमिट लेना होता था, और केवल काम के लिए ये वहां पर जाते थे, लेकिन वहां पर ये रह नहीं सकते थे। बहुत सारे ऐसे इनके साथ जुल्म किए गए। देखो, इस तरह से एक डेंजर जोन बना दिया जाता था कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपके लिए पहले से जो वार्निंग है वह तैनात है, ठीक है। अब आपके लिए ये डेंजर जोन हो गया अगर आप व्हाइट पीपल्स जो है उनके एरिया में आए। इसके अलावा देखो, कुछ ऐसे बीचेस भी थे, ठीक है, जहां पर सीधी इस तरह से जो ये पूरा एक जैसे डरबन बीच था बच्चों, वहां पर ये लगाया गया था बोर्ड, और इस पर ये लिख दिया गया था कि ये जो बीच है वह केवल व्हाइट पीपल के लिए, नॉन व्हाइट पीपल के नहीं है। तो ये सारी जो चीजें वह साउथ अफ्रीका में चल रही थी, ठीक है। और इन सब का जो विरोध है वह नेल्सन मंडेला जी ने किया। 1964 से इन्होंने जब विरोध शुरू किया तो इन्हें क्या किया, इन्हें कैद में डाल दिया गया, इन्हें सजा दे दी गई। उसके बाद काफी लंबा जो संघर्ष है वह चला इस चीजों के खिलाफ, ठीक है। तो देखो बच्चों, 1964 में जब हमने इस तरफ लिख देती हूँ, नाम लिखा हुआ है ऑलरेडी, 1964 में जब इनके द्वारा विरोध किया गया तो इन्हें जो है वह सजा हुई, ठीक है। और ये बच्चों 28 साल तक ये कैद में रहे, 28 ईयर, ठीक है। तो यहां पर जब स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, ठीक है। अपार्थाइड क्या था, बस यही, व्हाइट एंड नॉन व्हाइट। तो जब इन सब की चीजों के खिलाफ स्ट्रगल हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान नेल्सन मंडेला का था, जो आगे जाके दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने सुन ली। अब देखो, ये इतनी चर्चा के बाद एक और बात सुनो। यहां पर बच्चों एक रूल फॉलो किया जाता था, ठीक है। थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं, वोटिंग राइट यहां लिख देती हूं, वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो, एक नियम जो हमने पहले नहीं पढ़ा, इतना तो आपने पहले भी पढ़ लिया था, अब हम एक और बात पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो बात है वो क्या है, हमें पढ़ना है बच्चों एक पृथक्करण की नीति, ठीक है। हम एक पृथक्करण की जो नीति है उसको हम पढ़ने वाले हैं। चलो, पृथक्करण की नीति, सेग्रीगेशन सिस्टम। ये जो सारा सिस्टम था ना, सेग्रीगेशन सिस्टम, पृथक्करण की नीति, पृथक्करण का सिद्धांत, ये क्या कहता था, इस सिद्धांत के अनुसार ये व्यवस्था की जाती थी कि व्हाइट एंड नॉन व्हाइट जो है उनको अलग अलग जो चीजें हैं वह मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए, जैसे हम ट्रेन, बस, रोड, ट्रेन, बस, रोड, हॉस्पिटल, ये सब अलग अलग थे, स्कूल, कॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वह क्या थी, व्हाइट पीपल्स के लिए अलग थी, नॉन व्हाइट्स के लिए अलग थी। और इतना तो अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर वहां पर 20% गोरों का शासन था तो उन्होंने जो बेस्ट चीज है वह अपने लिए रख रखी होगी। अब देखो, लास्ट हमने इस बात को भी जाना था कि जब मैंने इसके पहले आपको दक्षिण अफ्रीका का जब संविधान पढ़ाया था, आई थिंक क्लास 8 में, है ना, तो 7 और 8 में हमने कुछ बातें जब इसकी की थी संविधान के बारे में, तो हमने जाना था कि यहाँ पर जो पृथक्करण है वह कई तरीके से था,
है ना, जैसे सिटी में नहीं आने दिया जा रहा है, या फिर इसके अलावा इन्हें जो व्हाइट पीपल है इनके पास बहुत अच्छी जो जमीन है, जो लैंड है वह बेस्ट क्वालिटी की थी, और सबसे घटिया क्वालिटी की जो जमीन है वह नॉन व्हाइट को दी जाती थी। तो इस तरह से जो चीजें हैं वह चल रही थी। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब आगे देखो, तो यहां पर बच्चों जो विरोध शुरू होता है ना, वह इसका विरोध शुरू होता है, पृथक्करण की नीति का जो विरोध है वह शुरू होता है। अब देखो यहां पर जो नॉन व्हाइट्स है, अश्वेत जो है नॉन व्हाइट्स, इन्हें वोटिंग राइट तो नहीं था, ये तो हमने समझ लिया कि चलो भाई वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है, वोट जो है वह नहीं दे सकते थे। इसके अलावा देखो बच्चों, ना ये संघ बना सकते थे, ये इकट्ठे नहीं हो सकते थे, ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे व्हाइट के खिलाफ या अपने अधिकारों को मांगने के लिए इनके द्वारा प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता था। तो और इस तरह से ये कोई भी जो संघ है वह नहीं बना सकते थे। सो एसोसिएशन और प्रोटेस्ट, ये दोनों ही चीजें, ये इन्हें ये राइट भी नहीं दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखो कि बच्चों सेग्रीगेशन जो सिस्टम है, इसके लिए, इससे लड़ने के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भूमिका थी वह थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, अफ्रीकन, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपने सुना है ना, कि अभी हम आगे उसकी भी बात करेंगे, किस तरह से संविधान सभा, फ्रीडम स्ट्रगल एंड बहुत सारी चीजों में जो है उसने डोमिनेट किया, प्रभुत्व था, वर्चस्व का था उसका। ठीक उसी तरह से जब हम साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो यहां पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, और इसके द्वारा जो है ये जो झंडा है वह बुलंद किया गया कि इसको खत्म किया जाए, प्रोटेस्ट किया गया। ठीक है, किसके अगेंस्ट? सेपरेशन के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया गया, स्ट्रगल किया गया। ठीक है, अपार्थाइड लॉ के विरुद्ध एंड जो सेग्रीगेशन सिस्टम था इसके विरुद्ध। ठीक है, एक समय तक ये जो चीजें हैं वह चलती रही। अब लेकिन देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं इसी से जुड़ा हुआ, जब साइट होती है तब स्क्रीनशॉट ले लिया करो। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa with reference to above sentence. Consider the following statement. ठीक है, तो यहां पर दो सेंटेंस है आपके सामने। फर्स्ट है कि जो नॉन व्हाइट है उनको लिमिटेड वोटिंग राइट थे, सीमित मताधिकार थे। नॉन व्हाइट जो है वह व्हाइट एरिया में तभी जा सकते थे जब उनके पास परमिट हो। नॉन व्हाइट कुड नॉट फ्रॉम एसोसिएशन, है ना, ये एसोसिएशन नहीं बना सकते थे। क्या आंसर होगा इसका? और याद रखना फ्रेंड्स, इसमें हमने इनकरेक्ट जो है यह पूछा है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना। सो फर्स्ट क्या है, नॉन व्हाइट को जो है वह क्या था, लिमिटेड वोटिंग राइट थे कि बिल्कुल भी वोटिंग राइट नहीं था। फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। परमिट व्यवस्था की हमने बात की कि इन्हें एक परमिट लेना होता था, अगर ये नहीं चाहिए कि ये गोरों की बस्ती में जाके कुछ काम कर सके, पैसे कमा सके, तो उसके लिए इन्हें एक परमिट चाहिए होता था। अगर वो आपके पास नहीं होता था तो वहां की गवर्नमेंट आपको पनिश करती थी। दे नॉन व्हाइट कुड नॉट फ्रॉम एसोसिएशन, तो अभी जस्ट हमने देखा कि एसोसिएट होने का जो राइट है वह नहीं दिया गया था। इन्हें किसी भी तरह से जो प्रोटेस्ट करने का राइट है वह भी नहीं दिया गया था। सो दोनों बातें यहां पर सही है। चूंकि इनकरेक्ट पूछा है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वन ओनली। ठीक है, फर्स्ट जो है वह रॉन्ग है क्योंकि सीमित नहीं था ही नहीं, तो सीमित कहां से होगा। इस तरह से डेंजर जोन की जो पट्टियां हैं वह व्हाइट एरिया के जो गोरे लोग रहते थे उनके बाहर लगाई गई थी, उनके गेट के बाहर एंड उनके मेन कॉलोनी के बाहर लगाई जाती थी कि जो ब्लैक पीपल है वह इसके अंदर ना आ सके। ठीक है, तो यहां तक हमारी जो बात है वह हो गई। तो देखो बच्चों की जब हम नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, बताओ इनका कोई कोट बताओ जो काफी फेमस हो। तो देखो नेल्सन मंडेला की जब हम बात करेंगे तो इनके द्वारा एक लंबा जो स्ट्रगल है वह किया गया, और उसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनकर सामने आता है तो वह विश्व का एक ऐसा संविधान था जिसमें इतने ज्यादा राइट्स दिए गए सिटीजन्स को। और यहां पर हम देखेंगे कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जो है वह बनती है, मिलीजुली सरकार बाद में बनती है विरोध के बाद। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब एक और प्रश्न का आंसर दो। इन 1950 अफ्रीकन पीपल एंड इंडियन फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम विथ रेफरेंस टू कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम। तो यहां पर रंगभेद की नीतियों की बात की गई 1950 में। दो सेंटेंस है। फर्स्ट है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द मेन ऑर्गेनाइजेशन हैड लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन।
अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व मुख्य संस्था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। एंड सेकंड वन इज सम व्हाइट आल्सो सपोर्टेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। कुछ गोरों ने भी रंग भेद के जो खिलाफ है वह आवाज उठाई, व्यवस्था ये जो खिलाफ है उसका समर्थन किया। क्या ये सही है? आपको क्या लग रहा है कि कुछ ऐसे व्हाइट्स लोग रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? डेफिनेटली रहे होंगे। अगर आप देखेंगे तो भारत में भी कुछ ऐसे लोगों का इतिहास आपको पढ़ने को मिल जाता है कि थे तो वो अंग्रेज। जैसे अगर हम कांग्रेस की ही बात कर ले तो भारत में कांग्रेस की जो स्थापना है तो संस्थापक में किसका नाम आता है? संस्थापक में नाम आएगा A.O. ह्यूम का, है ना, जो कि क्या थे, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे। तो यहां पर ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो करेक्ट क्या होगा? बोथ 1 और 2 दोनों ही जो बातें हैं वह इसमें सही लिखी हुई है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन का और आंसर दो। जब हम दक्षिण अफ्रीका, चलो ये बाद में पूछूंगी, है ना, पहले क्योंकि आपको एक नए संविधान की बात करनी है। तो अभी तक हमने एक सिस्टम को तो पढ़ लिया कि भाई जो सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं है वह थी कैसी, ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया। लेकिन आखिर एक नए संविधान की तरफ जो ये लोग हैं वह गए तो गए कैसे? देखो, सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, जब अपार्थाइड लॉ के लिए जो स्ट्रगल है वह बढ़ता गया तो वहां के जो व्हाइट पीपल्स थे, जो व्हाइट वहां पर रूरल्स थे, शासक थे, अब उन्होंने ये सोच लिया था कि अब हम बहुत ज्यादा समय तक जो है वह दक्षिण अफ्रीका पर इस तरह से शासन नहीं कर सकते, और ये अब करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो जोर जबरदस्ती जो है अब वो नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अब अपनी नीतियों में जो बदलाव है उसको शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, द व्हाइट रिजीम चेंज इट पॉलिसीज। तो अब उन्होंने क्या किया, अपनी जो नीतियां हैं उनको धीरे धीरे जो बदलना है वह शुरू कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ देखो ऐसे कानूनों को भी वापस ले लिया गया, जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, राजनीतिक दल थे, मीडिया था, न्यूज़पेपर था, उन सब पर क्या है, बैन लगाया गया था, ताकि वह नॉन वाइट के पक्ष पे और नॉन वाइट के पक्ष में, और जो व्हाइट थे उनके विपक्ष में, उनके अगेंस्ट कोई बात ना छाप दे। तो यहां पर क्या किया गया था कि उन पर बैन लगा हुआ था, इसको भी हटा दिया गया। ठीक है, इसको भी हटा दिया। दो बातें हो गई। फर्स्ट तो है कि अपनी पॉलिसीज में चेंज लाए, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि हम इन पर बहुत ज्यादा समय तक शासन इस विधि से नहीं कर पाए थे। और दूसरी बात है, रिपील्ड बैन ऑन द पॉलिटिकल पार्टी एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। ठीक है, तो यहां पर नेल्सन मंडेला जो थे, जिन्हें 1964 में अरेस्ट किया गया था, ठीक है, उन्हें 28 ईयर 28 आजीवन कारावास था, लेकिन 28 साल के बाद उनको आजाद कर दिया गया, ठीक है, जेल से। अब आगे देखो, नेक्स्ट देखो क्या होता है। 26 अप्रैल 1994 को, 26 अप्रैल 1994, ये एक ऐसी डेट है जिसमें एक नई कंट्री, ठीक है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी का उदय होता है। न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी, न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी जो है एक नव उदित एक लोकतंत्र जो राष्ट्र है, इसका उदय हुआ। और इसमें क्या हुआ कि जब संघर्ष इतने ज्यादा बढ़ गए व्हाइट एंड नॉन व्हाइट के बीच में, उसके बाद क्या हुआ, एक तय हुआ कि अब हम एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाएंगे, एक मिलीजुली सरकार जो है वह बनाएंगे। ठीक है, एक मिलीजुली सरकार बनाएंगे। अब याद रखना बच्चों कि यहां पर जानते हो क्या कहा गया कि जो नॉन व्हाइट लोग थे, जो नॉन व्हाइट नेता थे, अश्वेत जो नेता थे, उन्होंने क्या किया, समाज से आग्रह किया कि आप उन सभी बातों को भूल जाए जो गोरे लोगों ने आप पर अत्याचार किए हैं, व्हाइट लोगों ने आप पर अत्याचार किए, आप उन सब बातों को भूल जाएं, और अब आगे आप उनसे प्रतिशोध ना ले, अब आप ऐसे रिवेंज टाइप की जो फीलिंग्स है अब आप उसे ना रखें, बल्कि अब एक स्मूथ तरीके से जो समाज, जो सोसाइटी है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के आधार पर चलने दे। ये बात जो है वह वहां पर तय हुई और वहां के लोगों से इस बात को मनवाया गया। ठीक है, तो अब देखो आगे कहा गया कि जो सभी नस्लें हैं, स्त्री पुरुष है, जो मजदूर वर्ग है, श्वेत अश्वेत है, सब जो है उस समाज में समान रूप से होंगे, ऐसी व्यवस्थाएं वहां पर की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि जो नृशंस हत्याएं हुई है, जो काफी एक लंबे समय से
जो अश्वेतों पर, जो नॉन वाइट पीपल्स हो, उनको मारा गया था, वो सारी चीजों को भी अब भूल जाएं और अब आप गोरे लोगों की जो संपत्ति है उन पर ना कब्जा कर बैठे या फिर उनको ना वहां से मार के भगाएं, क्योंकि वो भी वही के निवासी हो चुके हैं। तो इस तरह से जो संविधान निर्माण है उसकी तरफ इनका समाज जा रहा था। ठीक है, तो यहां पर संविधान निर्माण के लिए देखो दोनों पार्टियां साथ साथ बैठी थी, मल्टीरेशियल गवर्नमेंट चुकी थी, व्हाइट एंड नॉन व्हाइट की। याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका में 26 अप्रैल 1994 को जो न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी थी उसमें नॉन व्हाइट की सरकार नहीं बनी थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें व्हाइट एंड नॉन व्हाइट एक मल्टी रेशियल जो गवर्नमेंट है वो बनी थी। दोनों ने बैठा और लगभग 2 साल की विचार विमर्श के बाद एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल, एक ऐसा संविधान तैयार कर लिया जो कि एक विश्व के बेहतरीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज नेवर एवर हैड, है ना, कि विश्व में जो भी संविधान अब तक था उसमें सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जो सामने आया। तो अब दक्षिण अफ्रीका जिसका उदाहरण दिया जाता था, उसकी व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के अगेंस्ट उदाहरण दिया जाता था कि देखो दक्षिण अफ्रीका कैसे कर रहा है, वहां पर किस तरह के से रूल किया जाता है। तो जैसे उसको नेगेटिव रूप से देखा जाता था, अब उसे बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव तरीके से, एक सीख के रूप में जो है वह देखा गया। ठीक है, तो 1994 से एक आलोकतांत्रिक जो तौर तरीकों के लिए जिसकी निंदा की जाती थी, अब उसकी प्रशंसा, उसे प्रेज ऑफ किया जाने लगा कि देखो कितना अच्छा एक डेमोक्रेटिक जो है वह कंट्री है। ठीक है, साथ ही देखो बच्चों कि यहाँ का जो संविधान है, ठीक है, उसमें क्या क्या वैल्यू पुट की गई, वो वैल्यू मैं यही लिख देती हूं कि यहाँ का जो, देखो ये सारी चीजें ना, इसको पढ़ा करो, 3-3 4-4 बार पढ़ा करो, क्योंकि जो चीजें मैं आपको समझा रही हूं समझ में तो आ गई, बट लिखोगे कैसे, तो लिखने के लिए आपको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दे रही हूँ कि सारी चीजों को आपको 2-2 3-3 बार, इसीलिए मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, हो सकता है मैं केवल आपको फ्लो चार्ट से आगे बढ़ा दूं, केवल फ्लोचार्ट से, लेकिन चीजों को कनेक्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा आप सभी को। तो इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड करती हूं, जो जो मैं समझाती जा रही हूं, मुख्य बातों को दिमाग में डालते जाओ और साथ ही इनको 2-2 3-3 4-4 बार पढ़ो, जितना हो सके उतनी बार पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, याद करो, मेंस की आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो बच्चों की यहां पर कुछ ऐसी मेन वैल्यूज को अपनाया गया जो कि सभी के लिए अवेलेबल कराई जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी, समानता, सभी के लिए समानता, स्त्री पुरुष के बीच में, मेल फीमेल के बीच में समानता, जेंडर इक्वालिटी हो। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपनाया गया, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात की गई, सोशल जस्टिस, एंड इसके अलावा ह्यूमन राइट, ठीक है, जो मानवाधिकार दिए जा रहे थे उनकी बात की गई। तो यहां पर 3 बातें हो गई, चौथी बात लिख दो कि जो भी डेमोक्रेटिक एक तरीका हो सकता था वो सभी वैल्यूज अपनाई गई। ठीक है, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उनको अपनाया गया। एंड टू, और हाँ एक और, पार्टिसिपेशन, भागीदारी। और पार्टिसिपेशन में जानते हो क्या कहा गया, पार्टिसिपेशन में ये कहा गया कि हर एक व्यक्ति जो है अब सॉल्यूशन का पार्ट होगा। ऐसा व्यक्ति जो पहले समस्याओं का पार्ट था, फॉर एग्जांपल गोरे, अब वो भी क्या होंगे, एक हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होंगे और सभी को जो रिप्रेजेंटेशन है वह समान मात्रा में मिलेगा। तो ये यहां पर साउथ अफ्रीका का जो कॉन्सेप्ट है वह निकल कर आया। अच्छा एक बात और सुनो, मैं आप सभी से एक बात और पूछना चाहूंगी, ये बताओ कि अगर हम ये देखें, एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ देखते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट, कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हमने कौन सी ऐसी प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं, जो कि हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं। तो सबसे फर्स्ट तो है आपका इलेक्शन ऑफ मेंबर, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर हम राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की बात करें तो ये व्यवस्था हमने कहां से ली है, साउथ अफ्रीका से ली है। एंड दूसरा प्रोविजन जो शायद आप सभी ने सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं अभी बता देती हूँ, वो है हमारे भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी तक आप सभी ने पढ़े, जैसे आप देखेंगे कि 105 के आसपास जो अमेंडमेंट्स है वह हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये जो अमेंडमेंट, ये जो संशोधन की व्यवस्था है, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ही ली है। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये व्यवस्था हमने साउथ अफ्रीका से ली। ठीक है, क्लियर? इस बात को याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से याद रखना यूपीएससी जो है वह क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब हम। तो अभी तक हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका और एक नए संविधान की तरफ क्यों गया। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन को और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे एक क्वेश्चन में और फिर आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बारे में दो स्टेटमेंट है। पहला कहता है कि ये प्रस्तावना देता है, ठीक है, ये क्या है, इट प्रोवाइड फॉर अ प्रीएम्बल। सेकंड कहता है कि ये ऑपरेशन एंड ऑप्रेस्ड, ठीक है, जो उत्पीड़क है, ठीक है, जो उत्पीड़क है और जो उत्पीड़ित है, मतलब एक जो शोषक वर्ग है और एक जो शोषित वर्ग है जिसका उत्पीड़न किया गया है समय से, वर गिवन इक्वलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर इन दोनों को ही समान माना गया। क्या ये बात सही है? क्या करेक्ट हो सकता है इसमें, बताओ। तो हमने क्या देखा था कि जब संविधान बना तो अश्वेत जो नेता थे उन्होंने अपील की इस बात की अपनी जनता से, अपने अश्वेत जो भाई बहन थे, सोसाइटी थी, कि अब इन्हें जो है वह मारकर मत भगाना, ना ही इनकी जमीन पर कब्जा करना, चूंकि मल्टीरेशियल गवर्नमेंट जो है वह 1994 में बनती है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि अब जो है दोनों आपस में मिलजुल कर फैसला लेंगे, सभी को समान मात्रा में जो पार्टिसिपेशन है वह मिलेगा। डजंट मैटर कि वह जेंडर में क्या है, और डजंट मैटर कि वह रेशियल, जब हम बात करेंगे व्हाइट है या नॉन व्हाइट है, तो यहां पर बच्चों दोनों को जो है वह समान माना गया, क्योंकि इसकी वैल्यू में इक्वलिटी की बात की गई थी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, हम बहुत बार पढ़ चुके कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। इसके पहले बच्चों हमने बात की थी संविधान की, इसका मैं थोड़ा सा आपको एक फॉर्मेट बनवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स मेकिंग के लिए अच्छे लगते हैं फ्लो चार्ट। सो देखो बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट में पढ़ा था कि अगर एक फुटबॉल मैच में 11 लोगों के लिए, टीम प्लेयर के लिए आप रूल्स बना रहे हैं कि जो बॉल कीपर है ना, या फिर जो वही केवल क्या करेगा, हाथ से टच करेगा फुटबॉल को, अदरवाइज कोई भी उसको टच नहीं करेगा हाथ से, वरना वो फॉल हो जाएगा। वैसे ही हमने बात की थी कि भाई नेपाल के संविधान की बात कर लो, कि अगर वहां पे पहले मोनार्की थी, राजतंत्र था, बाद में डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया, तो क्या नियम वही रहे होंगे या चेंज हो गए होंगे? डेफिनेटली, कि अगर आपने रूल्स बदल दिए तो अपने आप क्या हो गया, आपका सिस्टम चेंज हो गया। तो यहां पर एक संविधान, जब एक छोटे से खेल के लिए हम कह सकते हैं, एक प्लेग्राउंड के लिए अगर रूल्स होने चाहिए, तो एक सोसाइटी में जहां पर डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग होते हैं, वहां पर भी ऐसे रूल्स होने चाहिए जिससे उनके बीच में एक भरोसा बना रहे, ठीक है, जिससे उनके बीच में एक ऐसे रूल्स रहे कि हमारी स्वतंत्रता नहीं छीनी जाएगी, उनके पास कुछ राइट रहे, ठीक है। कैसे सरकार बनेगी उसका एक नियम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हम क्या अपनाएंगे उसके बारे में व्यवस्था की जाए, उसके बारे में नियम बनाए जाए, ठीक है। और अंततः संविधान क्या है कि लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसकी भी पूर्ति हो सके। तो जैसे कि आगे हम देखेंगे कि आप अपने संविधान को क्यों मानते हैं, क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट जैसी व्यवस्था की गई है, आप उसे सहमत हैं, आप उसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वह आपके अधिकारों की भी उतनी ही रक्षा कर रहा है। तो एक डेमोक्रेसी में जब लोगों का मूल्य होता है, हमने क्या देखा था लास्ट, वाई डेमोक्रेसी, जब हमने प्रोस एंड कॉन्स की बात की थी, तब हमने उसके मेरिट्स में देखा था, उसके जो पक्ष में हमने तर्क दिए थे कि लोकतंत्र भले जादू की छड़ी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें ऐसे प्रोविजन किए गए हैं, और जहां पर जब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती तो ऐसे में लोगों का मूल्य बढ़ता है। मान लो आपके द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति है, तो इसमें आपका मूल्य बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों का मूल्य होता है, व्यक्ति की जो डिग्निटी है वो बनी रहती है, ठीक है। तो यहां पर संविधान की हमें जरूरत क्यों है, यही सारी बातें लिखी हुई है। आओ थोड़ी सी चीजों को लिखते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बातों को लिखते हैं, फिर हम इसे रीडिंग करेंगे। संविधान की जरूरत क्यों है? Why do we need a constitution? पहले पढ़ चुके हैं, बट ये है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि हमें इसमें भी पढ़ने हैं, ठीक है। Why do we need a constitution? चलिए सो लिखना शुरू कीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले देखो, हम शुरुआत यहां पर इस बात से करेंगे कि जब हम अपने समाज की बात करेंगे, सोसाइटी, तो सोसाइटी में क्या सभी एक जैसे लोग होंगे या डिफरेंट लोग होंगे? तो एक सोसाइटी में डिफरेंट
कम्युनिटीज के लोग हैं, ठीक है, जिनकी अगर हम लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, ठीक है, उनके रिलीजन की बात करें, उनके विश्वास बिलीव्स की बात करें, उनके ट्रेडिशन की बात करें, उनके कस्टम की बात करें, तो ये सारी चीजें क्या है, उनकी डिफरेंट है। अब ऐसे में क्या क्या अगर मान लो यहां पर 5 कम्युनिटीज हैं, तो क्या ऐसे में ये सभी एक सोसाइटी में साथ में रह सकती हैं? नहीं रह सकती। जब तक नहीं रह सकती जब तक कि इनके लिए कुछ रूल्स ना बनाए जाए, कोई रेगुलेशंस ना हो और उन्हें मानने मनवाने के लिए इनके जो इंटरेस्ट है, जो हित है, इनके लिए कोई सेफगार्ड ना हो। तो ये इस सोसाइटी में साथ में कब रहेंगे? जब इनके लिए एक इनके इंटरेस्ट के लिए, जब इनके हितों के लिए एक सेफगार्ड लाया जाए। अच्छा ये बात बताओ कि मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि ये आपको व्यवस्थाएं दी जाएगी, सिर्फ कहा है, ना आपको ये समझ में आ रहा है कि उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, ना आपको ये विश्वास है कि आगे इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। तो ये बातें हैं। और क्या आप इस चीज पर भरोसा कितना कर पाओगे ये बताओ। जैसे आपने देखा है कि भाई यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है तो आ ही रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो अगर मान लो कोई न्यूज़पेपर लिखता है, आप उस पर कब तक भरोसा कर पाओगे? या फिर आप उस पर भरोसा कर रहे हो, क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन दे दिया, लिखित रूप में था, लेकिन अगर सिर्फ कोचिंग वाले बोलते रहते कि आने वाला है आने वाला है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो यहां पर जब एक नोटिफिकेशन आता है तब जाके आप उसके लिए सीरियस हो पाते, सिंसियर हो पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि लिखित रूप से जो भी चीजें हैं उनकी वैल्यू समाज में ज्यादा है, वो चीजें आपके दिमाग में क्लिक करती है कि हाँ भाई ये जो चीज है हमें इसके एज अ सेफगार्ड मिलेगा। ठीक इसी तरह से हमने क्या किया कि अगर कम्युनिटीज जो है वह साथ साथ रहे, इसके लिए इन सेफगार्ड को हमने राइट डाउन किया, हमने इनको लिख लिया लिखित रूप से। और राइट डाउन क्या किया कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि बेसिक रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, हमने इनको नोट डाउन कर लिया। और ऐसे में लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ अब हम इस सोसाइटी में हमारे जो इंटरेस्ट है वह कैसे है, सेफ है, ठीक है। तो यहां पर ये केवल सेफगार्ड एक बात हो गई कि आपको सेफगार्ड तो भाई मिल ही गया। अब जानते हैं दूसरी बात क्या है? दूसरी बात इसमें यह है बच्चों कि जो गवर्नमेंट है अब वो क्या कर सकती है क्या नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट टू डू और नॉट टू डू। गवर्नमेंट जो है वह क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, इस चीज को भी जो है इन रूल्स में, रेगुलेशंस में लिखा गया। तो अब आप नागरिकों की तरफ से भी आप निश्चिंत हो गए कि चलो हमारा अहित नहीं होगा, आप गवर्नमेंट की तरफ से भी निश्चिंत हो गए कि चलो गवर्नमेंट जो है उसने हमें राइट दी है, वो हमसे नहीं छीनेगी। तो इस तरीके से जो एक सोसाइटी में कम्युनिटीज है इनके बीच में विश्वास बढ़ता है और इसीलिए हमें संविधान की जरूरत होती है। आई बात समझ में कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? सो यहां पर द सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लिख दूं डेफिनेशन को? चलिए आइए लिख देती हूं, क्योंकि डेफिनेशन एंड कीवर्ड जो है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल is called constitution, is called a कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये संविधान की परिभाषा हो गई कि ऐसे बुनियादी नियमों का जो सेट है, समूह है, वह क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, ठीक है। पहली बात हमें मिल गई। अब एक बात और देखो कि हम ऐसी 4 कारण और हम देख पाते हैं जिसके लिए हमें संविधान की जरूरत होती है। सबसे फर्स्ट है इसमें कि लोगों के बीच में एक भरोसा और जो सहयोग है वह बना रहे, ठीक है। डिग्री ऑफ ट्रस्ट, डिग्री ऑफ ट्रस्ट कि जो रूल्स बने हैं अगर उसको फॉलो अप नहीं किया जाएगा तो उसके लिए जुडिशरी बैठी हुई है। तो फर्स्ट क्या है, एक भरोसा और सहयोग जो है वह बना रहे, इसके लिए संविधान की हमें आवश्यकता होती है। वाई की बात कर रहे हैं हम ये सारी जो चर्चा है बच्चों में किसके लिए कर रहे हैं कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। हमने उदाहरण लिया सोसाइटी का, ठीक है, कि सोसाइटी में जब डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग होते हैं और उनके हित अलग अलग होते हैं, तब वो साथ में रहने के लिए उन्हें एक ऐसे
सेफ गार्ड की जरूरत होती है जिससे उनके हित सुरक्षित रहे। और दूसरी बात है ये ऐसे बेसिक रूल का जो सेट है उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा, जिसमें कि गवर्नमेंट टू डू एंड नॉट टू डू, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसके बारे में बातें लिखी हैं। और साथ ही साथ एक बात और लिख लो कि सिटीजन्स के आखिर क्या राइट होंगे, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, सिटीजन्स के क्या राइट होंगे, इसको भी लिखा गया है। ठीक है, चलो अब हम इसकी बात करते हैं। तो चार बातें जो मुख्य रूप से हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ ट्रस्ट के लिए हमें चाहिए। दूसरी बात है कि सरकार में डिसीजन कौन लेगा, अगर हमने गवर्नमेंट बनाई है अपने लिए सरकार चुनी, सरकार का मतलब क्या है, ऐसे लोगों का समूह जिनके पास अथॉरिटी है जो कि डिसीजन ले सके, है ना। तो यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट का जो पावर का सोर्स है, शक्ति का सोर्स है, वह क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा पावर टू टेक डिसीजन, निर्णय जो है वह कौन लेगा, ये सारी बातें इसमें कही गई। तीसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट की जो लिमिट है, यहां हमने बात की टू डू एंड नॉट टू डू का क्या मतलब है कि आपने कुछ सीमा रेखा खींच दी, तो गवर्नमेंट की बच्चों जो लिमिट्स हैं एंड इसके अलावा जो सिटीजन्स के राइट है, इसके अलावा जो सिटीजन्स के राइट है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। एंड चौथा है कि लोगों की इच्छाएं आकांक्षाएं वो जिस देश में रहकर, जिस सीमा में रहकर अपना विकास, अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं, उसके लिए उन्हें संविधान की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक्सप्रेस द एस्पायरेशन expresses the aspirations of the people about a grow society, about a, चलो सोसाइटी बस लिख देती हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि एक गुड सोसाइटी के लिए क्या क्या उनकी इच्छाएं हैं, इस चीज को भी हमारा जो संविधान है वह बताता है। तो ये चार यहां पर बातें हो गई। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया। वैसे तो हमने पहले भी पढ़ लिया था इस बात को, लेकिन अभी इसमें कुछ बातें जो है वह एक्स्ट्रा हमें बताई गई है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो पहली बात क्या है कि विभिन्न तरह के जो लोग हैं उनके बीच में भरोसा और सहयोग विकसित करने के लिए, अब आप इसका जो बेसिक प्रिंसिपल, मतलब जो बेसिक इसके पहले वाली बात है वो आपको याद रहना चाहिए कि चूंकि एक भरोसा किन के बीच में, सोसाइटी में उन लोगों के बीच में भरोसा जो कि अलग अलग समुदाय से आते हैं और जिनके इनके जो हित है वह अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पर ये पहली बात हो गई। सेकंड क्या कहते हैं, इट स्पेसिफिक हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल द पावर टू टेक विच डिसीजन, कि आखिर हमारी जो गवर्नमेंट है वह कैसे फॉर्म होगी एंड इसमें जो डिसीजन टेकिंग पावर है वह किसके पास होगी, कैसे निर्णय लिए जाएंगे, इन तमाम बातों को एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब चलो आगे चलेंगे और अब हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। दो बातें आपने समझ ली, कौन कौन सी बातें आपने समझ ली, चलो इसको देखते रहा करो तो ना चीजें आपसे जुड़ी रहेंगी। हमने एक तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका की बात कर ली, इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसमें हमने व्हाइट नॉन व्हाइट की बात हो गई, व्हाइट एंड नॉन व्हाइट की बात हो गई। ठीक है, नेल्सन मंडेला की हमने बात कर ली एंड इसके अलावा हमने देखा कि 1994 में एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वह सामने आता है। अपार्थाइड की बात कर ली कि रंगभेद के खिलाफ एंड सेग्रीगेशन है ना, जो आपका पृथककरण का जो सिद्धांत था उसकी हमने चर्चा की। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सेग्रीगेशन सिस्टम, पृथककरण का इंतजाम। सेग्रीगेशन सिस्टम, ये तीन बातें हमने, दो बातें हमने इसमें समझी, फर्स्ट ये, सेकेंड ये। ठीक है, इसके लिए स्ट्रगल हुआ और एक बढ़िया सा जो संविधान है वह बना। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हमने 1, 2, 3 एंड 4 चार बातें समझी। भरोसा, सहयोग, गवर्नमेंट कैसे बने, नागरिकों के अधिकार, इच्छाएं, आकांक्षाएं। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों इस पार्ट की तरफ, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम बात करेंगे कि कैसे हमारा संविधान, हम किस राह पर चले संविधान बनाने के लिए, और लास्ट हमारा गाइडिंग वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये पोर्शन है। दोनों पोर्शन इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं। चलो अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लूं क्या आपसे। चलिए एक प्रश्न हम पूछते हैं, करते हैं सॉल्व। The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. एक देश में सभी लोग जो साथ में रह रहे हैं उनके बीच में लिखित नियमों का एक समूह होता है जिस पर सभी एग्री कर रहे हैं।
ठीक है, तो यहां पर तीन आपको स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटोरी। यह सर्वोच्च कानून है जो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में संबंधों का निर्धारण करेगा। सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, कौन सा निर्णय कौन लेगा इसके लिए डिसाइड करेगा। All countries that are democratic don't necessarily have constitution. सभी देश जो लोकतांत्रिक है जरूरी नहीं उनके पास संविधान। क्या बताना था इसमें? करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बताओ जरा क्या आंसर होगा। थोड़ा सा सोचा करो, दिमाग पे जोर डाला करो, अपने आप आपको समझ में आएगा। अच्छा एक बात ये बताओ कि अभी तक हमने पढ़ा कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह क्या है, ठीक है, और हमें इसकी नीड क्यों है, इसमें भी हमने 4 बातें पढ़ ली। अब एक इसके आगे की जो बात है वह लिखी हुई है इसमें। सबसे फर्स्ट तो ये जानो कि फर्स्ट एंड सेकंड आपके बिल्कुल सही है, थर्ड आपका रॉन्ग है, चूंकि करेक्ट पूछा है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 ओनली, ठीक है। अब 3 में देखो प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली तो क्या साउथ अफ्रीका में अगर हम उसको कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो संविधान का निर्माण क्यों किया गया? ऐसे ही कह देते, ऐसे ही लोगों के बीच में जो है वह डिसीजन हो जाता कि ठीक है अब नॉन व्हाइट्स को भी वोटिंग राइट मिलेंगे, सेग्रीगेशन जो सिस्टम उसको खत्म किया जाएगा, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी भूमि, सारी जो चीजें बेस्ट है उन सभी रिसोर्सेज पर नॉन व्हाइट को भी सेम इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। तो केवल कहने भर से नहीं होता है ना। तो यहां पर अगर कोई भी कंट्री जो है, 2 शब्द सुनो, अगर वह डेमोक्रेटिक है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है तो यह जरूरी है कि उसके पास संविधान होगा। ठीक है, अगर हम देखो ऑल कंट्रीज की बात करें, अगर बच्चों हम सभी देशों की बात करें तो ऐसे देश जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, क्या वो डेमोक्रेटिक है? ध्यान से सुनना, जैसे बस वही बिल हो, वही बात हो गई कि फाइनेंशियल बिल मनी बिल है, मनी बिल फाइनेंशियल बिल है, ये इंपॉर्टेंट है ना, बस ठीक उसी तरह की बात है। ऐसे सभी देश जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वह डेमोक्रेटिक हो, लेकिन ऐसे डेमोक्रेटिक जो देश खुद को डेमोक्रेटिक कह रहे हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये क्या है बच्चों? ये जरूरी है, नेसेसरीली, है ना, अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों अनिवार्य है? क्योंकि आप लोगों को क्या अधिकार दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, ये सारी चीजें आपने लिखित फॉर्म में जब रख ली उसके बाद ही आगे की जो चीजें हैं वह ठीक तरीके से चल पाएंगी। और अगर आपने संविधान में चीजों को लिखा ही नहीं है, केवल ओरल चीजें हैं, तब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, तब कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वह जीवित रह पाएगा? तो कोई ना कोई जो समूह है वह किसी पर हो सकता है, अपनी शक्ति सत्ता, अपना वर्चस्व कायम कर ले, अपनी श्रेणी कायम कर ले। इसके अलावा कोई और वहां पर शासन जो है दूसरे तरीके से भी हो सकता है मिलिट्री रूल लग जाए, मोनार्की आ जाए, कोई राजा उठ खड़ा हो। तो यहां पर ये सारी बातें, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जरूरी है कि वहां का संविधान हो। इसमें क्या लिखा है? सभी देश जो लोकतांत्रिक है जरूरी नहीं कि उनके पास संविधान हो, ठीक है, डोंट नेसेसरली हैव कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत हो गया। आई बात समझ में? चलो अब हम चलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ बातें मैं पहले आपको लिखवाती हूं, तभी आप चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। मेकिंग, जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, गैप मत किया करो कि अगर छूट गई है तो अब देखना ही नहीं है, आगे देखो, उनको जाके नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एक बात सुनो, कि जब हमारे देश में संविधान निर्माण होना शुरू हुआ था उस वक्त कंडीशन कैसी थी, उस वक्त के जो सरकमस्टांसेस थे, जो परिस्थितियां थी वह कैसी थी। भारत में आप देखेंगे कि जिस वक्त जश्न मनाया जा रहा था 14-15 अगस्त का, ठीक है, 14 अगस्त 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, तब आप देखेंगे कि उस वक्त जो है पूरा देश खुश नहीं था। उसके पीछे क्या कारण था कि हम उसकी खुशी बहुत ज्यादा नहीं बना पाए थे, क्योंकि उसके पहले जो
पार्टी से जो हम कहें कि भाई भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वह हो चुका था और इतने गंदे तरीके से विभाजन हुआ था। हर एक चीज हम आगे के समय में पढ़ेंगे कि एक स्वतंत्र भारत के लिए क्या चुनौती रही। उसमें एक वर्ड है कि जब हम भारत स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेज वो थोड़ी छोड़ गए थे जो आज हम हैं, वो एक ऐसा टूटा हुआ भारत छोड़ गए थे और उसमें भी पाकिस्तान को स्वतंत्र करा के। कौन सी ऐसी योजना थी जिसमें पाकिस्तान को स्वतंत्र कराने की बात की गई थी कि 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान? कमेंट करके बताना। उसमें बच्चों हर एक टाइपराइटर, पुलिस के लिए जो चीजें हैं, टेबल चेयर, हर एक चीज का विभाजन हुआ था। विभाजन सिर्फ नहीं हो पाया था तो लोगों का, लोग सुबह सो के उठते उन्हें पता चला कि वो पाकिस्तान में है। जो इंडिया के लिए इंडिया में सो रहे थे वो तो ठीक है, उन्हें पता था कि हम अपने ही देश में हैं, लेकिन उसके बाद उन लोगों का क्या जो सोकर उठते और वो पाकिस्तान में थे और वो हिंदू थे अगर, तो यहां पर आप देखेंगे कि आप देखो 14 अगस्त को जैसे जो आपका विभाजन जो वर्ष है उसकी जो विभीषिका है, उस समय जो लोगों ने हिंसा महसूस की, जो पेन दर्द महसूस किया, उस दिन को मनाने का आदेश दिया गया। उस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे, क्यों? ताकि उस चीज को हम याद कर सके कि आखिर हुआ क्या था। तो उस वक्त इतनी ज्यादा हिंसा हुई थी, कहते 10 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वह मारे गए थे। जो भी ट्रेन आ रही थी एकदम बस मरे कट्टे लोग आ रहे थे, जिंदा लोग नहीं आ रहे थे। वहां से बहुत सारे जो हिंदू एंड बाकी सब अपनी प्रॉपर्टी छोड़ छोड़ सिर्फ जान बचाने के लिए भागे। तो ऐसा पश्चिम बंगाल में आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा दंगे थे और ये दंगे तब जाके खत्म होते हैं जब गांधी जी का स्वर्गवास होता है। उसके बाद जो लोग हैं वे अपने आप ऐसी अचानक से शांति छाई, वरना इतना ज्यादा जो जब देश का विभाजन हुआ था तो बहुत ज्यादा लोगों ने सहा था। ठीक है, तो यहां पर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अब आप देखोगे कि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है बच्चों, इतनी ज्यादा कठिन परिस्थितियां थी। आप इस चीज से समझ ही गए होंगे कि आप सोचो आपके घर में इतना ज्यादा मारकाट और लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, घर में पर्सनली फैमिली में, आपको लगता है कि आप बैठ के शांति से पढ़ाई करोगे? आपको लगता है आप बैठ के कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाने वाले? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते ऐसा? है ना, दिमाग शांत नहीं होता, चलो नहीं कर सकते। तो यहां पर सबसे पहली बात क्या हो गई? वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थितियां थी, क्योंकि अभी अभी जो है वह पार्टिसिपेशन जो है वह हुआ था, पार्टीशन हुआ था, नॉट अ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन भागीदारी, पार्टीशन हुआ था। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी जो कंट्री है वह बहुत ही ज्यादा बटी हुई थी। ठीक है, तो हम देखेंगे यूज एंड डाइवर्स कंट्री। एंड जो पार्टीशन था, ठीक है, जो विभाजन था बच्चों, आप सभी को पता है कितना शांतिपूर्ण हुआ था। हिंसा की आप सोच नहीं सकते जितनी ज्यादा उस वक्त हुई थी। ठीक है, तो उस वक्त जितनी ज्यादा हिंसा थी पार्टीशन के कारण, उससे पूरा देश जो है वह दहला हुआ था। सबसे ज्यादा जो हिंसा है वह पश्चिम बंगाल में हो रही थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल, और वो भी वो एरिया जो बांग्लादेश तरफ वाला है, और साथ ही जो हम यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान यानी आधुनिक पाकिस्तान की बात कर ले, तो यहाँ पर देखो कि बहुत ज्यादा जो हिंसा है वह हो रही थी। ठीक है, और इसके बाद जो, और अब एक और देखो, सोने पे सुहागा, प्रिंसली स्टेट भी थे, जो देशी रियासतें थी, जिनके पास ये अधिकार था कि या तो भारत में रहो या तो पाकिस्तान में चले जाओ या फिर स्वतंत्र रहो। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें जिन्हें क्या कहा जाता है, विस्मार्क कहा जाता है ना, भारत का विस्मार्क कहा जाता है, तो आखिर इनके द्वारा ऐसी कूटनीति अपनाई गई कि पूरे देश को एकता के सूत्रबद्ध में बांटा गया। ठीक है, इसलिए हम एकता दिवस भी मनाते हैं। तो यहां पर बच्चों ये बात देखो कि जब इस तरीके का वायलेंस था और सोने पे सुहागा जो है वह प्रिंसली स्टेट थे, इनके पास 3 तरह के जो ऑप्शन है वह दिए गए थे। कहा था ऑप्शन नंबर ए भारत में आ जाओ, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में चले जाओ, ऑप्शन नंबर भारत, पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रह लो। ऐसा इनके सामने ऑप्शन था। आपको पता होगा कि कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, कुछ ऐसी रियासतें जो थी वह नहीं शामिल हुई थी, बाकी सब लगभग धीरे धीरे शामिल होती गई थी, लेकिन बाद में कुछ कुछ तरीके से ये भी शामिल हो गई। तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस थे जब हमें अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह बनाना था। अब दूसरी बात समझो, और दूसरी बात में क्या है बच्चों कि अगर हम देखें कि हमने कौन सी वैल्यूज अपनाई,
जैसे साउथ अफ्रीका की वैल्यूज जो थी वो किस पर बेस्ड थी, जो उस वक्त में स्ट्रगल चल रहा था कि अपार्थाइड जो लॉ है उसको हटा दो, रंगभेद को हटा दो। हमारे यहाँ मिलीजुली सरकार तो बनी नहीं थी, तो हर एक देश का अपना अलग अलग तरीका रहा, अपना अपना इतिहास रहा। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ हमारे संविधान की जो वैल्यूज थी ना बच्चों, ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही तैयार हो गई थी। जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसी वक्त जैसे लोग इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे, ठीक है, उसी वक्त लोग जो है पार्टिसिपेशन, भागीदारी, पार्टिसिपेशन की डिमांड कर रहे थे, सोशलिस्ट की डिमांड कर रहे थे, जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। तो जिन जिन आधारभूत ऐसे मूल्यों, ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान चर्चा में आए थे, लोगों के द्वारा उनको सहमति दी गई थी कि ठीक है आप इस तरीके से लड़िए, हम आपके साथ हैं, वो सब हमने अपनी जो वैल्यूज हैं वह तय की। अब इसकी देखो शुरुआत कैसे होती है, संविधान जो है वह फ्रेम होना शुरू कैसे होता है, तो 1928 को याद करो, मोतीलाल नेहरू। 1928 मोतीलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल नेहरू है, उनके पापा जी थे मोतीलाल नेहरू। तो बच्चों 1928 में याद रखना कि इनके द्वारा क्या किया गया था, जो एक ड्राफ्ट है वह तैयार किया गया था, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कराची अधिवेशन के बारे में, किसमें क्या हुआ था, तो 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन, कराची सेशन, ठीक है। और इसमें बच्चों एक फ्रेमवर्क बनाया गया था, एक फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा बनाई गई थी कि जो हमारा संविधान है वह कुछ इस तरीके का होगा, ये यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। अब देखो तो यहां से ये दो बातें तो हो गई, अब धीरे धीरे तय ये हो रहा था कि आखिर आजाद भारत का संविधान हो तो हो कैसा, आजाद भारत का संविधान, आजाद भारत का संविधान कैसा हो। इसकी जो शक्ल है ना वह शुरू में मिल नहीं रही थी कि हम किन चीजों को इकट्ठा करेंगे, कैसे करेंगे। हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शेल शुड लुक लाइक, इंग्लिश में भी लिख देती हूं, आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, मैम हिंदी में मत लिखो, हिंदी वाला चैनल है। अरे तो क्या हुआ, हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं, तो बेसिकली हिंदी इंग्लिश दोनों है, आपको 90% जो है सारा लिखा हुआ स्क्रिप्ट इंग्लिश में मिल रहा है ना, केवल 5 या 10% ही या 5% से भी कम हम हिंदी का यूज कर रहे हैं लिखने में। बट हाँ, हिंदी वाले बच्चों को आपको परेशान नहीं होना है, मैं हर एक चीज को आपको हिंदी में बताते जा रही हूँ। सो पढ़ने की, शांति से पढ़ने की कोशिश करो, एक एक लाइन पे कॉमेंट मत किया करो, अपना बहुमूल्य समय ऐसे वेस्ट कमेंट पे नहीं करते, अपना समय अच्छी जगह यूज करो। हाउ इंडिपेंडेंट, ये सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है जो लिखवा देती हूँ बहुत ज्यादा। हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, शुड लुक लाइक, ठीक है, कैसा दिखेगा आजाद भारत का संविधान, ये एक हमारे सामने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चुनौती थी। अब देखो बच्चों इसके बाद हमने किया क्या, इतने में भी आई थिंक समझ में आ जाएगा ना, इसी में लिख देती हूं। अब देखो हमने कुछ वैल्यूज को अपनाया, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमने किन वैल्यूज को अपनाया, यूनिवर्सल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके अलावा हमें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से जो मूल्य मिले, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से जो मूल्य मिले वह क्या थे बच्चों, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी संख्या कम हो, भाषा में, धर्म में, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के अधिकार, माइनॉरिटीज, ठीक है। और इसके अलावा कुछ बेसिक वैल्यूज, कुछ और बेसिक वैल्यूज मतलब जो लिख नहीं रहे लेकिन इंपॉर्टेंट है,
तो बच्चों और भी काफी सारी ऐसी वैल्यूज थी जिनको हमने अपने संविधान में शामिल किया। तो इस तरह से जो हमारा संविधान है, ठीक है, इस तरह से जो हमारा संविधान है वह उस वक्त बना। आई समझ में कि शुरुआत कैसे हुई थी, और यहाँ पर जो मोतीलाल नेहरू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट बनाने के लिए, फ्रेमवर्क के लिए जो 1931 का कराची अधिवेशन था, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे चलते हैं कि अगर हम ये कहें कि औपनिवेशिक शासक की, इसके अलावा ये हो गया, देखो इसी के आगे का है, वैसे तो हम इसी के आगे लिखते हैं कि अभी तक हमने बात की कि कौन कौन सी बेसिक वैल्यूज हैं, और बेसिक वैल्यू के पहले हमने उन परिस्थितियों की बात की, उन सर्कमस्टांसेस की बात की जो हमारे देश में थी। ठीक है, और हमने 1928 एंड 1931 की बात की। 28 मोतीलाल नेहरू, 31 कराची अधिवेशन। ठीक है, एंड कुछ बेसिक वैल्यूज में हमने इक्वालिटी, फ्रीडम, ठीक है, वोटिंग राइट, एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सारी बातों को हमने रखा। अब आगे देखो कि बच्चों आखिर तय कैसे हुआ कि हमने कौन कौन से नियम, कौन कौन सी जो चीजें हैं वह हम रखेंगे। तो देखो, कुछ जब हम ब्रिटिशर्स की बात करेंगे तो यहां पर ब्रिटिश के समय, ठीक है, जो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस थे, जो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस थे बच्चों, इन्होंने जो इनकी राजनीतिक संस्थाएं थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है, तो इन संस्थाओं ने हमारी काफी मदद की कि हमें इस तरह की संस्थाएं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के समय जब आपका कॉलोनियल रूल था बच्चों, उस वक्त ऐसे कई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे जिससे हमें हेल्प मिली कि इस तरह की जो संस्थाएं हैं वह हमें होनी चाहिए। साथ ही देखो, आप सभी को याद होगा 1937 में चुनाव हुए थे। 1937 में जो प्रादेशिक जो चुनाव हुए थे, ठीक है, कौन से चुनाव थे? विधायिका का गठन हुआ था, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक लेजिस्लेचर का जो गठन है वह किया गया था। ठीक है, इलेक्शंस हुए थे 1937 में, किसके? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रादेशिक जो असेंबली थी, जो प्रदेशों में अलग अलग जो असेंबली, जो विधायिका टाइप की बनी हुई थी, उनके चुनाव हुए, और एक बहुत ही कमजोर सा जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, बहुत वीक सा हमारे सामने आया। ठीक है, और ये वीक इसलिए था बच्चों क्योंकि इसे लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। ठीक है, याद रखना कि अब इसके बाद जो गवर्नमेंट बनती है, इस चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनी, ये डेमोक्रेटिक नहीं थी। कैसे बन जाएगी डेमोक्रेटिक? हम फ्री ही नहीं थे, और कॉलोनियल रूल में एक औपनिवेशिक शासक में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बन जाएगी? तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वह फॉर्म नहीं हो सकी। इसके अलावा देखो कि जब हम कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं कि हमने इनसे सीखा, साथ ही आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बच्चों इस एक्ट का आपको पता होगा कि 70% जो पार्ट है वह हमने एज इट इज उसको उठाया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया। अब देखो, कुछ लोग इसको गलत पढ़ेंगे, जानते हो कैसे? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 70% जो हिस्सा है वह 1935 का, ये गलत होगा, ये गलत होगा। मैंने ये लाइन सुनी है कहीं, इस वजह से मैं कह रही हूं। यहां पर याद रखना कि 1935 का एज इट इज 70% जो हिस्सा है वह हमने उठा के रख लिया। हमें संविधान बनाने में मदद मिली? नहीं मिली। तो एक तो हमें फ्रीडम, जो स्ट्रगल के दौरान जो हमारी बेसिक वैल्यूज सामने आई थी, हमें इससे हेल्प मिल गई। दूसरी हेल्प हमें क्या मिली कि इस वक्त का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे या फिर जो प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव हुए थे, यहां से हमें कुछ सिस्टम मिला। तो धीरे धीरे करके अभी तक संविधान कैसे बना, कब लागू हुआ, हम उन सब पे नहीं आए। हम अभी देख रहे हैं कि आखिर संविधान का जो निर्माण है उसकी राह क्या गई हमारी, कि परिस्थितियां उस वक्त की कैसी थी, कैसी कैसी जो चीजें हैं, घटनाएं हैं, वे आगे आगे होती रही। तो इसका 70% जो पार्ट है एज इट इज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया। इसके अलावा देखो, कुछ और भी हमारे पास, दो बातें हो गई। अब देखो, कुछ और भी हमारे पास इंस्पायरेशंस थे, हमने कुछ देशों से भी कुछ चीजों को सीखा। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो और तीसरा हमें यहां पर सीखना है, देखना है कि बच्चों हम इंस्पायर्ड थे, ठीक है। हमने कहां कहां से
इंस्पायर्ड होकर वहां की कुछ कुछ चीजों को लिया। तो फॉर एग्जाम्पल हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति के बताओ क्या मूल्य थे, इसको अपनाया। इसके अलावा हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ब्रिटेन का, इसको अपनाया। ठीक है, हमने बिल ऑफ राइट को अपनाया, बिल ऑफ राइट यूएस, ठीक है, बिल ऑफ राइट यूएस को हमने अपनाया। और हमने सोशलिस्ट जो रिवॉल्यूशन है, समाजवादी जो क्रांति है, सोशलिस्ट, कहां की है ये क्रांति, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, समाजवादी जो क्रांति है, इसको हमने रशिया से अपनाया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह धीरे 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 अब बन रहा था। कैसे कैसे बन रहा था, कुछ परिस्थितियां थी, कुछ बेसिक वैल्यूज थी, कुछ हम इंस्पायर्ड हो गए, कुछ हमने यहां से ले लिया। ठीक है, अब देखो इसके अलावा क्या हुआ। ये तो हमने देख लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा जो पार्ट है वो अडॉप्टेड था, अडॉप्टेड था इससे। ठीक है, 70% के आसपास जो पार्ट है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अडॉप्टेड था। तो अब देखो, अब हमें इन सब बेसिक मूल्यों को मिलाकर बच्चों एक ऐसा संविधान बनाना था जो हमें सोशली इक्वल एंड सोशली जो है वह काफी पावरफुल बना दे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी के आधार पर हमें जो अपना संविधान है वह बनाना था। अब देखो कि अब जब हमने संविधान सभा बनाई, अब संविधान सभा जब हमने बनाई, संविधान सभा क्या था, ऐसे लोग जो बैठकर हमारे लिए इस तरह के बेसिक मूल्य तैयार कर रहे थे जो कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी भी तरह से चुने गए हों। उस वक्त की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं थी, ध्यान रखना, ना ही उस वक्त के जो चुनाव है संविधान सभा के वह एडल्ट सफरेज के आधार पर हुए थे, बल्कि जो ये प्रादेशिक असेंबलीज थी ना बच्चों, ये प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर था उस वक्त का, जो ये चुनाव हुए थे, इसके सदस्यों ने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों को का चुनाव किया था। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि संविधान सभा के चुनाव जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए थे या फिर प्रत्यक्ष रूप से हुए थे, दोनों ही बातें गलत होंगी। ठीक है, दोनों ही जो बातें हैं बच्चों वह गलत होंगी। तो याद रखो, अब मैं आपको कुछ चीजें यही लिखवा देती हूं, यहां ज्यादा कनेक्ट करोगे। ये तो याद ही होगा कि भाई ब्रिटेन है, यहां ही लिखवाती हूं। सबसे पहले देखो कि जब हम अपनी संविधान सभा की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का मतलब क्या है, चुने गए जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा, ठीक है, जिसने एक विशाल दस्तावेज को तैयार किया जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो सबसे पहले तो देखो इसके इलेक्शन कब हुए, जुलाई 1946। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3-4 स्टार लगा दूं ताकि याद रहेगा। यूपीएससी ने हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छे से याद रखना। जुलाई 1946 में बच्चों इसके इलेक्शन कराए गए थे, संविधान सभा के। ठीक है, इलेक्शन हुए थे, याद रखना। और आगे देखो, फर्स्ट मीटिंग, प्रथम बैठक कब हुई थी, प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग और लास्ट मीटिंग पूछी जा चुकी है। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी 1946 दिसंबर। आपको पता होगा कि 9 और 11 दिसंबर, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद जो सिन्हा है, ठीक है, वो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे, फिर राजेंद्र प्रसाद जो है वह स्थायी रूप से बने थे। तो यहाँ पर 1946 फर्स्ट मीटिंग हो गया। इसके अलावा देखो टोटल कितने मेंबर्स थे, टोटल मेंबर्स 299। इस वक्त की बात हो रही जब संविधान सभा बन रही है। ठीक है, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे वो बात नहीं हो रही है, इस वक्त 299 थे। ठीक है, अब हमने इसको अडॉप्टेड कब किया, पारित कब किया, 2 तिथि होगी बच्चों, एक तो होगी अडॉप्टेड मतलब जब हमने पारित किया, और एक तिथि जो है वह होगी इफेक्ट में आना, यानी इसका लागू होना, इफेक्ट में आना यानी इसका लागू होना। सभी को पता होगा 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, तो 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया, एंड 26 जैन जो हमारा रिपब्लिक डे है, और 2022 में हमने 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, और 1950 को इसको हमने इफेक्ट में लाया। ठीक है, अब एक बात और याद रखो
कि टोटल अगर हम दिन की बात करें कितना समय लगा था संविधान को बनने में, तो 2 ईयर 11 months एंड 18 days, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय है, ये हमारे मतलब विश्व के सबसे ज्यादा जो विशाल संविधान है उसको बनने में लगे हुए थे। ठीक है, अब एक बात और सुनो कि हमने आखिर अपने संविधान को एक्सेप्ट क्यों किया। ये 2 बातें और बेसिक वैल्यू कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो देखो ये पाथ टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको याद रहेगा। कुछ चीजें जल्दी से आपको हाईलाइट कर देती हूँ। 1928 मोतीलाल नेहरू वाली बात हो गई। ठीक है, एंड हमने 1931 में जो ये कराची का अधिवेशन था, कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसकी भी हमने बात कर ली। ठीक है, क्लियर है। और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, हमें इस तरह के फीचर्स अपने संविधान में चाहिए थे। साथ ही देखो पाथ की हमने बात कर ली कि अगर हम बेसिक वैल्यूज की बात करें तो हमने अडॉप्टेड किया था इनको कहां से। ठीक है, साथ ही देखो कि हमने जो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, कॉलोनियल लॉ लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहां से हमने काफी सारा जो पार्ट है वो उठाया था। इसके अलावा जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है एंड बिल ऑफ राइट है, इन सब से हमने किया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फास्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the Indian Constitution. It was made keeping in accordance with people's aspirations. लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया गया। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है जो यही समझा दूंगी। It make us saw it as a scared and unaltered document. इसे निर्माताओं ने एक पवित्र और अपरिवर्तनीय दस्तावेज के रूप में देखा। क्या लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप था? क्या ये अनअल्टरेबल है? क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते? क्या ऐसा कुछ है? ये बताओ। वहां के उस वक्त के हमारे संविधान सभा के लोग जानते थे कि समय के साथ साथ जो है वह चीजें नई होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो पहले हमें ऑनलाइन साइबर लॉ की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तो है ना। फॉर एग्जाम्पल लॉ की ही बात मान लो, सोसाइटी में हमें पहले हो सकता है कुछ जरूरत ना हो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स की, बट आज है। पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, पहले और भी बहुत सारे राइट टू प्राइवेसी नहीं था, उस वक्त उस चीज की डिमांड नहीं थी। राइट टू मैरी नहीं था, राइट टू हाउस होल्ड नहीं था, राइट टू फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर, सैनिटेशन नहीं था, अब वो सब है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि समय की देखो, जो समय के साथ नहीं बदलता समय उसको बदल देता है। आपको समय के अनुसार खुद को अपग्रेड करना होगा, वरना आप ही वहां से हट जाओगे। तो यहाँ पर उस वक्त के जो हमारे संविधान, हमने दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, यही तो लिया संविधान संशोधन। तो अनअल्टरेबल जो डॉक्यूमेंट है इसको नहीं माना गया। फर्स्ट बिल्कुल सही है, जो कि करेक्ट पूछा है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगी बच्चों, ये बताओ कि आखिर हमने अपने संविधान को माना क्यों है? हमने अपने संविधान को माना क्यों है? सोचो जरा और इस क्वेश्चन को भी देखो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल। किसी, अगर हम संविधान की बात करें तो किसी देश में लिखित नियमों का समूह है, और इसके बारे में 3 सेंटेंस है। पहला आपसे कहता है कि डिग्री ऑफ ट्रस्ट को मेंटेन करेगा, दूसरा है कि स्पेसिफाई करेगा कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, तीसरा कहता है कि लिमिट्स जो है वह तय करेगा सरकार की शक्तियां, लोगों का विश्वास और समन्वय की डिग्री, सरकार कैसे बनाई जाएगी और सीमाएं कैसे निर्धारित होंगी। क्या आंसर होना चाहिए इसका? छोड़ भी देती तब भी आप सभी कर लेते हैं ना, होशियार हो गए हैं अब आप सभी। अच्छा देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो गई, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पाथ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट what a democratic India should look like. A system based on social and economic equality was inspired from Russia. संविधान निर्माताओं एक ऐसी आम सहमति, संविधान निर्माताओं को एक ऐसी आम सहमति बनानी थी कि हमारा संविधान कैसे दिखेगा, या फिर ये आम सहमति हम पहले ही फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बना चुके थे कि हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चाहिए, हमें सामाजिक आर्थिक रूप से हमें समानता, ऐसा समाज चाहिए जिसमें ये सारी बुनियादी चीजें, न्यूनतम समन्वय की, हम पहले ही इन सारी चीजों को जो है वह कर चुके थे। तो केवल संविधान निर्माताओं को सहमति थोड़ी बनानी थी। अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी वाज इंस्पायर्ड बाय रशियन। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बाय रशिया। तो बच्चों यहाँ पर सेकंड जो है वह सही है। क्या पूछा था इसमें? करेक्ट पूछा था। ठीक है, चलो अब एक बात और बताओ। बेसिक वैल्यूज तो मैं कल आऊंगी कि हम अगर ये कहें कि हमने अपने संविधान को क्यों अपनाया, आपने क्यों माना इस संविधान को, क्यों माना, क्यों? देखो, आवश्यकता क्यों है इसकी बात नहीं कर रही हूं मैं, बात कर रही हूं कि वाई शुड वी एक्सेप्ट, why should we accept the constitution? We
एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों आप अपने संविधान को मानते हैं? देखो सबसे पहली बात तो बच्चों ये है इसमें कि हम इसलिए मानते हैं, आपको पता है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको अपना संविधान फिर से लिखना पड़ गया क्योंकि उसमें आम लोगों की सहमति नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बॉस है जो कि ऐसे नियम कानून खुद ही बना ले रहा है अपने अपने मन में, ना लोगों से उसको डिस्कस करना है ना कुछ करना है, अपने अपने एक कैबिन में बैठा हुआ उसे सारी नीतियां बना ली और बहुत अच्छा जो फ्रेमवर्क है एक बना लिया, आगे गया वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसको जमीनी हकीकत नहीं पता थी, उसको नहीं पता था कि ग्राउंड लेवल पर क्या प्रॉब्लम्स है, उसको नहीं पता थी कि उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, चीजों में रिफॉर्म कैसे लाना है। ठीक वही होता तो यहां पर विभिन्न देशों के जो संविधान थे वह उन लोगों ने नहीं डिसाइड किए थे जिन्हें वास्तव में उस समाज में रहना है, लेकिन भारत जो है वह इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहा, लकी था इंडिया कि हमने वो संविधान बनाया जो लोगों की इच्छाएं थी। तभी तो हम कह रहे हैं कि आम सहमति जो है जो लोगों के मन में थी, जो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो मूल्य समाज में लिए, हमने उन सोशल वैल्यूज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेलेक्ट किया, तभी तो जाके हमारा संविधान सफल है। क्यों? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सफल संविधान भी है, उसके पीछे यही कारण है कि लोगों के एस्पायरेशंस, उनके वैल्यूज और जस्टिस, सारी चीजों को जो है वह इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि हमारे यहाँ पीस ऑफ पेपर नहीं, एक कागज का टुकड़ा नहीं है संविधान कि आज ये है इसको फेंक दो कल दूसरा कागज का टुकड़ा आ जाए। हमारे यहाँ इसकी एक्सेप्टेंस है। ठीक है, हमारे यहाँ इसकी एक्सेप्टेंस है क्योंकि ये व्यापक सहमति जो है इसको व्यक्त करता है, एक्सप्रेस ब्रॉड कंसेंसस। ठीक है, व्यापक सहमति को व्यक्त करता है। पहली बात तो ये हो गई। और बच्चों इसमें दूसरी बात ये है कि ये एक्सेप्टेबल इसीलिए है क्योंकि इन भारतीय ऐसे लोग, देखो जैसे अब मान लो जवाहरलाल नेहरू थे, अंबेडकर थे और बहुत सारे ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और बहुत सारे हमारे ऐसे जो पॉलिटिकल लीडर थे जिन पर लोगों को विश्वास था, उन लीडर्स के द्वारा, वही लीडर्स तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, तो उन्होंने, जैसे आप मान लो आप किसी पर विश्वास करते हो, वो आपके लिए जब नियम बनाएगा आप उस चीज को मान लोगे ना कि हमारे फेवर में ही होगा। ठीक वही हुआ और हमारे लिए अगर एक्सेप्टेंस है क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे वो हमारी बातों को सुनते थे, उन्होंने वही रूल्स जो है वह संविधान सभा में रखे। ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों कि एक असाधारण उपलब्धि थी ये कि बहुत सारे लोग जो है इन्होंने विरोध नहीं किया। तो और यहां पर दूसरी बात ये लिख लो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, समझ जाओगे सीए का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। बस यही दो कारण ऐसे थे कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? चलो, हालांकि एक बात याद रखना कि संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थे, ना ही डायरेक्ट थे। ये दो बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। अब तो ये क्वेश्चन जो है पर्सनैलिटी बेस्ड आ गए। सो बच्चों आप बिल्कुल भी बुरा ना माने, ठीक है। मैं आपको ये जो क्वेश्चन, बाकी इसका जो पार्ट बचा हुआ है ना कि आखिर हमारी जो गाइडिंग वैल्यूज है वह क्या है, डेमोक्रेटिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोवर्निटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये इसको मैं कल आपको बताऊंगी। हम कल की क्लास में पढ़ेंगे सारी चीजों को, क्योंकि बच्चों इसका बहुत विस्तार है। जैसे यूपीएससी ने पूछा कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम इसको जो है वह कल कर लेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। कल पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है, याद रखना। कल हम ये भी पढ़ना है और हमें नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वह भी शुरू करना है। चलिए सो बच्चों, ये देखो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये वैसे मैं आज आपको दे दूंगी, ये सब पीडीएफ में कोशिश करूंगी ये सारी चीजें दे दूं। एक बार आप सभी पढ़ के आना। तो आज की क्लास में हमने काफी सारी जो बात है वह कर ली। बाकी इसका जो पाठ हमारा रहा है हम उसको कल करेंगे और कल हम बात करेंगे चुनावी राजनीति की। चलिए सो थैंक यू वेरी मच। जो भी बच्चे नए हो वह सब्सक्राइब कर ले यूपीएससी वाला यूट्यूब चैनल को, एंड यूपीएससी वाला हिंदी वाला जो यूट्यूब चैनल है उसको भी। सो आपको इस तरह के जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा लगातार लाए जा रहे हैं, उनका लाभ उठाइए। एकदम
कोशिश कीजिए कि आप सभी जो है वह कंसिस्टेंसी के साथ अपनी जो स्टडी है, अपने स्टडी आवर्स बढ़ाओ, अपना रिवीजन जो है वह टाइम टू टाइम करते रहो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, देखो कि क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, उसका इंपॉर्टेंस आखिर है क्या आपके प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से। पीटी के क्वेश्चंस लगाते रहो, मेंस के क्वेश्चंस लगाते रहो, करंट अफेयर जो है 10 दिन में 15 दिन में अपना पूरा अपडेट करते रहो। ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं बच्चों जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी। क्लास अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स है वही हमें उससे पता चलता है कि भाई आपको क्लास समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मान लो कोई आपके पास फैक्ट गलत चला गया, नेक्स्ट क्लास में हम उसको देख सकते हैं, या फिर आपको कोई डाउट है तो शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में।